यस पीपल, डेट है आज की 6 जनवरी 2025 और आज हम करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट इज डीपीएसपी। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, फीचर्स ऑफ डीपीएसपी, क्लासिफिकेशंस ऑफ डीपीएसपी, न्यू डीपीएसपीज कौन से आए हैं अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, डायरेक्टिव्स आउटसाइड पार्ट 4, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज एंड इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ डीपीएसपी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझना, डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है एंड आर्टिकल 36 to 51 में ये आता है। And what is DPSP? DPSP denotes the ideals that the state should keep in mind while formulating policies and enacting laws. तो स्टेट के लिए आइडियल्स है ये, जो स्टेट को अपने माइंड में रखना चाहिए जब ये लॉज बना रहे हैं एंड पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर रहे हैं। बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि डीपीएसपी हमारा नॉवेल फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड along with the fundamental rights it contains the philosophy of the constitution and is the soul of the constitution. डीपीएसपी आया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जबकि फंडामेंटल राइट्स आया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से एंड फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। जो डीपीएसपीज हैं वो रिजेंबल करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को विच इज इन्यूमरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उसे रिजेंबल करते हैं डीपीएसपीज। DPSPs lays down the goal of Indian polity as socio-economic democracy as distinguished from political democracy. तो डीपीएसपी सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में बात करता है, जबकि फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में बात करता है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला कि डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो हम उसे बोलेंगे कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन का कंसाइंस यही है डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 37 में लिखा है कि these principles are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws, कि जब भी स्टेट लॉ बना रहा है तो इन बातों को ध्यान में रखे, इन डीपीएसपीज को, एंड ये फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। इसके बाद एक और बात समझना, laws giving effect to article 39B and C of DPSP should not be declared as unconstitutional and void on grounds of violation or contravention of article 14 and 19। मतलब कि 39B and C of DPSP को इफेक्ट में लाने के लिए अगर कोई लॉ बनाया जा रहा है तो वो वॉइड नहीं होगा जस्ट बिकॉज कि वो आर्टिकल 14 एंड 19 का कॉन्ट्रवेंशन कर रहा है। मतलब कि आर्टिकल 39B एंड C को इफेक्ट में लाने के लिए अगर कोई लॉ बनाया जा रहा है एंड अगर वो लॉ आर्टिकल 14 एंड 19 को कॉन्ट्रावीन कर रहा है तो वो लॉ वॉइड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, मतलब वो लॉ वैलिड रहेगा। अब आर्टिकल 39B एंड C में क्या लिखा है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो इस चीज को इफेक्ट में लाने के लिए अगर कोई लॉ बन रहा है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड नहीं होगा जस्ट बिकॉज वो आर्टिकल 14 एंड 19 को वायलेट कर रहा है। इसके बाद है मिनर्वा मिल्स केस, जिसमें लिखा है कि फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बीच में हार्मनी एंड बैलेंस होना चाहिए एंड दिस इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद फीचर्स ऑफ डीपीएसपी, तो जो डीपीएसपी है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है comprehensive economic, social and political program for a modern democratic state. Constitutional instructions or recommendations to the state in legislative, executive and administrative matters. ये constitutional instructions हैं या recommendations हैं to the state in legislative, executive और administrative matters. तो ये basically ये instructions and recommendations हैं to the state. The phrase state includes legislative and executive organs of the central and state governments, all local authorities and all other public authorities. तो जो स्टेट जो मतलब है, स्टेट जो वर्ड है डीपीएसपी में पार्ट 4 में, उसका क्या मतलब है? स्टेट मतलब लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज एंड ऑल अदर पब्लिक अथॉरिटीज। इसके बाद moral obligation on the state authorities for their application but the real force behind them is political, that is public opinion. तो जो डीपीएसपी है वो मॉरल ऑब्लिगेशन प्रोवाइड करता है स्टेट को, स्टेट अथॉरिटीज पे। मतलब ये डीपीएसपी को लागू करना स्टेट अथॉरिटीज का मॉरल ऑब्लिगेशन है बट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। एनश्राइन सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तो ये जो डीपीएसपी है वो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एनश्राइन करता है। फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एनश्राइन करता है। सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है पॉजिटिव इन नेचर
जबकि फंडामेंटल राइट है नेगेटिव इन नेचर। फंडामेंटल राइट में है कि कोई रिस्ट्रेंट नहीं है, तो ये नेगेटिव नेचर में है, या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करो ऐसा करके है, तो नेगेटिव इन नेचर है। जबकि जबकि डीपीएसपी पॉजिटिव इन नेचर है। फिर सप्लीमेंट्री टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस, दे आर इंटेंडेड टू फिल द वैक्यूम इन पार्ट 3 बाय प्रोवाइडिंग फॉर सोशल इकोनॉमिक राइट्स। सोशल इकोनॉमिक राइट्स, तो ये जो पार्ट 3 में जो वैक्यूम क्रिएट होता है, जो सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स दिया जाता है पार्ट 3 में, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए डीपीएसपी बनाया गया है, जो कि सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स प्रोवाइड करता है। बीएन राव जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, उन्होंने रेकमेंड किया था कि जो राइट्स होंगे इंडिविजुअल के, वो दो नेचर के होने चाहिए, दो कैटेगरीज के, जस्टिसिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल। एंड ये इसी चीज को ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक्सेप्ट किया। ड्राफ्टिंग कमेटी वाज ऑब्वियसली चेयर्ड बाय अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। इसके बाद डीपीएसपी एम्बॉडी करता है वेलफेयर स्टेट, नॉट अ पुलिस स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट के बारे में बताता है डीपीएसपी। डीपीएसपी एम्स एट रियलाइजिंग जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल। ये नॉन जस्टिसिएबल है, दैट इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। डीपीएसपी हेल्प करता है कोर्ट्स को इन एग्जामिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। तो कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, उसके लिए उसको एग्जामिन करने के लिए ये कोर्ट्स को हेल्प करता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला एनी लॉ फॉर इंप्लीमेंटिंग डीपीएसपीज नीड्स टू बी रीजनेबल इन रिलेशन टू आर्टिकल 14 एंड 19। तो कोई भी लॉ है जो कि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया जा रहा है, तो वो रीजनेबल होना चाहिए इन रिलेशन टू आर्टिकल 14 एंड 19। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो कुछ भी क्लासिफाई नहीं किया है डीपीएसपी को, बट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस इसे 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। अभी कौन कौन से डीपीएसपीज हैं वो पढ़ेंगे, बट इससे पहले बाकी पार्ट्स कर लेते हैं। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, तो इससे केसेस पढ़ेंगे पहले, बाद में डीपीएसपीज के ये प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, जो आर्टिकल्स हैं वो पढ़ेंगे, एंड जो न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो पढ़ेंगे। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, तो चंपकम दोराई राजन केस था 1951 में। इसने क्या बोला, चंपकम दोराई राजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स वुड प्रिवेल ओवर डीपीएसपीज। फंडामेंटल राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं देन डीपीएसपीज, तो इसकी वजह से फंडामेंटल राइट्स वुड प्रिवेल ओवर डीपीएसपीज। ये चंपकम दोराई राजन केस में बोला। फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय एनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। और इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला कि फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट बाय एनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इसके बाद आया गोलकनाथ केस। इसमें इन्होंने बोला कि पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट सैक्रोसैंक्ट है, पार्लियामेंट, ये इन्होंने बोला फंडामेंटल राइट्स सैक्रोसैंक्ट है एंड फंडामेंटल राइट्स को अमेंड ही नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपीज, इन्होंने बोला गोलकनाथ केस में। इसके बाद आया 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, इसके रिस्पॉन्स में, गोलकनाथ के रिस्पॉन्स में। तो इसमें क्या बोला पार्लियामेंट ने कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय एनेक्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एंड इसके अलावा आर्टिकल 31C भी इंसर्ट किया, जिसमें लिखा इन्होंने कि एनी लॉ फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 39B एंड C शेल नॉट बी वॉइड इफ इट वायलेट्स आर्टिकल 14 एंड 19। ठीक है, एंड साथ में इन्होंने ये भी बोल दिया कि सच लॉज कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जो कि इन्होंने गलत बोल दिया। तो बाद में केशवानंदा भारती केस इसके रिस्पॉन्स में आया, और केशवानंदा भारती केस में बोला कि ये सच लॉ कैन नॉट बी क्वेश्चन इन लॉ, आप ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब जुडिशियल रिव्यू तो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो जुडिशियल रिव्यू तो होगा ही। फिर इसके बाद आया तो 31C के इस पार्ट को, सेकंड प्रोविजन को केशवानंदा भारती केस ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद 42nd अमेंडमेंट 1976 आया, तो इन्होंने बोला कि एनी लॉ फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी डीपीएसपी शेल नॉट बी वॉइड इफ इट वायलेट्स आर्टिकल 14 एंड 19। 42nd अमेंडमेंट में इन्होंने बोल दिया कि कोई भी लॉ, तो पहले देखो 24th अमेंडमेंट में इन्होंने क्या बोला था, अगर 39B एंड C के इंप्लीमेंटेशन के लिए लॉ बनाया जाता है एंड उस वजह से अगर आर्टिकल 14 एंड 19 वायलेट हो जाता है, तो उस केस में उस लॉ को वॉइड नहीं माना जाएगा। बट 42nd में इन्होंने क्या बोला कि किसी भी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर कोई भी लॉ बनाया जाए और उस वजह से आर्टिकल 14 एंड 19 अगर वायलेट होता है, तो उसको वॉइड नहीं माना जाएगा, ऐसा बोल दिया पार्लियामेंट ने।
एंड डीपीएसपी आर अकॉर्डेड प्राइमेसी ओवर आर्टिकल 14 19, एंड इन्होंने बोल दिया कि डीपीएसपी विल प्रिवेल ओवर आर्टिकल 14 एंड 19। फिर ठीक है, फिर इसके बाद आया मिनर्वा मिल्स केस 1980 में, एंड जो ये प्राइमेसी ऑफ डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट्स था आर्टिकल 14 एंड 19, तो इसको इन्होंने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। द प्राइमेसी ऑफ डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट्स वाज डिक्लेयर्ड इनवैलिड, एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं डीपीएसपी हैं उनके बीच में बैलेंस होना चाहिए। तो ये अगर कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी किस किस जजमेंट के हिसाब से है, तो बताना है मिनर्वा मिल्स केस। ये मैच द फॉलोइंग में आएगा ये क्वेश्चन। प्रेजेंट पोजीशन क्या है? प्रेजेंट पोजीशन ये है कि फंडामेंटल राइट्स एंजॉय प्राइमेसी ओवर डीपीएसपी। द पार्लियामेंट कैन हाउएवर अमेंड द फंडामेंटल राइट्स for implementing the DPSP so long as the amendment does not damage or destroy the basic structure of the constitution. तो प्रेजेंट पोजीशन यही है कि फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल ओवर डीपीएसपी, बट अगर पार्लियामेंट कभी भी अमेंड करता है फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो वो अमेंडमेंट वैलिड होगा एज लॉन्ग एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन डैमेज्ड। ठीक है, इसके बाद डीपीएसपी मतलब इसके बाद है डायरेक्टिव्स आउटसाइड पार्ट 4। तो पार्ट 4 में सारे डीपीएसपी हैं, बट पार्ट 4 के अलावा कौन कौन से डायरेक्टिव्स हैं? तो 3 डायरेक्टिव्स हैं। एक तो क्लेम्स ऑफ एससीज एंड एसटीज टू सर्विसेज, कि एससीज एंड एसटीज के पास क्लेम्स होना चाहिए टुवर्ड्स सर्विसेज। फिर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग के रिगार्डिंग है आर्टिकल 350A, एंड आर्टिकल 351 डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो ये 3 डायरेक्टिव्स हैं जो कि आउटसाइड पार्ट 4 हैं। कौन कौन से? आर्टिकल 335 दैट इज क्लेम्स ऑफ एससी एंड एसटीज टू सर्विसेज, आर्टिकल 350A दैट इज इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, एंड आर्टिकल 351 दैट इज डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो ये 3 डायरेक्टिव्स हैं जो कि पार्ट 4 के दायरे से बाहर हैं। पार्ट 4 में नहीं है बट बाहर है पार्ट 4 से। डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज, तो ये समझना। तो फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है? तो फंडामेंटल राइट्स को यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, जबकि डीपीएसपी को आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। फिर फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव इन नेचर है, क्योंकि ये स्टेट्स को प्रिवेंट करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स, जबकि जो डीपीएसपीज हैं वो पॉजिटिव इन नेचर है। ठीक है, इसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसिएबल है, दैट इज इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जबकि डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है, दैट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स का एम है टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जबकि डीपीएसपी का एम है टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स का लीगल सैंक्शंस है, जबकि डीपीएसपी का मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस है, कोई लीगल सैंक्शन नहीं है। लीगली ये वैलिड नहीं है, होता है मतलब इन्फोर्सेबल नहीं होता इन द कोर्ट ऑफ लॉ। फिर जो फंडामेंटल राइट्स है वो पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक है इनका नेचर, जबकि डीपीएसपी का नेचर सोसाइटेरियन एंड सोशलिस्टिक है। फिर इसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर इंप्लीमेंटेशन, मतलब कोई लॉ बनाने का जरूरत नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स हो जाते हैं, जबकि डीपीएसपी ऑटोमेटिकली इन्फोर्स नहीं होते हैं, दीज रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर इंप्लीमेंटेशन। फिर इसके बाद कोर्ट्स कैन डिक्लेयर अ लॉ वायलेटिव ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। तो कोर्ट्स डिक्लेयर कर सकता है किसी भी लॉ को जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है, एंड बट कोर्ट्स कैन नॉट डिक्लेयर अ लॉ वायलेटिव ऑफ एनी ऑफ द डीपीएसपी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। बट अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड मतलब अगर लॉ डीपीएसपी को वायलेट कर रहा है तो उसे कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करेगा। However, they can uphold the validity of a law to give effect to a directive. इसके बाद इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ डीपीएसपी, these are supplementary to the fundamental rights, enable a favorable atmosphere for the full and proper enjoyment of fundamental rights, enable the opposition to exercise influence and control over the operations of the government, and serve as a crucial test for the performance of the government as well as the common political manifesto. तो ये फंडामेंटल राइट्स के सप्लीमेंट्री हैं, ये एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए एंड एंजॉय करने के लिए। थर्ड, ऑपोजिशन को ये एनेबल करते हैं कि ये कुछ इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल करे ओवर द एक्सरसाइज करे ओवर द ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, एंड फोर्थ, इट सर्व एज अ क्रूशियल टेस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द पॉलिटिकल कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो। अब इसके बाद समझेंगे, देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं डीपीएसपी में।
तो ये यहां से करेंगे। तो देखो अभी तक हमने देखा डीपीएसपी पार्ट 4 में है एंड ये आर्टिकल 36 टू 51 में है कवर्ड। ठीक है, ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये भी हमने देखा। इसके बाद ये हमने ये भी देखा, एनी लॉ फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 39B एंड 39C shall not be void if it violates आर्टिकल 14 एंड 19। इसके बाद आर्टिकल 36, आर्टिकल 6 में है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, जो हमने देखा लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ सीजी एंड एसजी, ऑल लोकल अथॉरिटीज एंड अदर पब्लिक अथॉरिटीज, ये है आर्टिकल 6 में डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 37 में लिखा है नॉन जस्टिसेबल नेचर ऑफ डीपीएसपी। आर्टिकल 36 में है स्टेट का डेफिनेशन, जिसमें क्या बताया गया है, स्टेट मतलब लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ सीजी एंड एसजी, ऑल लोकल अथॉरिटीज एंड अदर पब्लिक अथॉरिटीज। आर्टिकल 37 में बताया गया है कि डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। इसके बाद है आर्टिकल 38, जिसमें बोला गया कि स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम स्टेटस अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज। तो आर्टिकल 38 में है स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर एंड टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम स्टेटस अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज। ये जो सेकंड वाला है, सेकंड क्लॉज आर्टिकल 38 का, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम स्टेटस अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज, ये ऐड हुआ था बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 39, इसमें क्या लिखा है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड। इसमें 6 क्लॉजेज हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड मतलब स्टेट्स टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। तो इसमें क्या लिखा है, 6 क्लॉजेज हैं इसमें। तो देखो फर्स्ट क्लॉज है स्टेट पॉलिसी मस्ट सिक्योर लाइवलीहुड, क्लॉज ए, स्टेट पॉलिसी मस्ट सिक्योर लाइवलीहुड, लाइवलीहुड सबको प्रोवाइड करना है। एक बार लाइवलीहुड प्रोवाइड हो गया तो उससे क्या होगा, उससे रिसोर्सेस आएंगे लोगों के पास। अभी जब रिसोर्सेस आएंगे तो रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो इक्वली होना चाहिए, तो इन्होंने बोला इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। तो क्लॉज ए स्टेट पॉलिसी मस्ट सिक्योर लाइवलीहुड, क्लॉज बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, क्लॉज सी अभी रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हो सकता है कुछ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाए, तो वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन को प्रिवेंट करना है, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। अभी अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ का प्रिवेंट होगा जब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो फॉर मैन एंड वुमेन। तो क्लॉज डी है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। अभी इसके बाद अभी सब काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, बट हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे लोग, तो हेल्थ पे भी ध्यान देना है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, जो भी वर्कर्स होंगे उनका हेल्थ एंड स्ट्रेंथ पे काम करना है, उन पे ध्यान देना है। एंड इसके बाद जो उनके बच्चे होंगे उन पे भी, उनको भी अपॉर्चुनिटी देना है फॉर हेल्दी डेवलपमेंट। तो क्लॉज एफ है अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये जो क्लॉज एफ था ये ऐड हुआ था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। ठीक है, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो हमने क्या बोला, क्लॉज आर्टिकल 36 में है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 37 में नॉन जस्टिसेबल नेचर ऑफ डीपीएसपी, 38 में स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम स्टेटस अपॉर्चुनिटीज फैसिलिटीज। आर्टिकल 39 में प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड, इसमें 6 क्लॉजेज हैं। कौन कौन से क्लॉजेज हैं, पहला क्लॉज स्टेट पॉलिसी मस्ट सिक्योर लाइवलीहुड, लाइवलीहुड सिक्योर करना है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, थर्ड प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, फोर्थ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, फिफ्थ प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, एंड क्लॉज एफ अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो हमने देख लिया आर्टिकल 38 देख लिया, 39 भी हमने देख लिया। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 39A पे। आर्टिकल 39 आया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। तो इसके लिए निकाला गया नलसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट आया इसमें, नलसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट या लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 इसमें आया। तो इसमें इन्होंने क्या बोला कि कुछ कैटेगरीज ऑफ सिटीजन्स को फ्री लीगल सर्विसेज देंगे आर्टिकल 39A के हिसाब से। कौन कौन से लोगों को, एक तो वुमेन एंड चिल्ड्रन को, दूसरा एससीज एंड एसटीज को, वुमेन एंड चिल्ड्रन, एससीज एंड एसटीज, ध्यान देना ओबीसी मेंशन नहीं है, वुमेन चिल्ड्रन, एससी एसटी, थर्ड इंडस्ट्रियल वर्कमैन, फोर्थ विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर, फिफ्थ डिसेबल्ड पर्संस, सिक्स्थ पर्संस इन कस्टडी, सेवंथ वैसे पर्संस जिनका एनुअल इनकम 1 लाख को एक्सीड नहीं करता है, लेकिन ट्रांसजेंडर के लिए ये लिमिट 2 लाख है कि ट्रांसजेंडर्स के लिए अगर उनका इनकम 2 लाख को एक्सीड नहीं करता है तो उनको फ्री लीगल एड मिलेगा। फिर उसके बाद विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और बेगार्स, तो जो बेगार्स कर रहे हैं या ट्रैफिकिंग के शिकार हैं उनको, सीनियर सिटीजन्स को, कुछ सीनियर सिटीजन्स को इनकम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है,
तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट इनकम लिमिट्स प्रिस्क्राइब कर सकता है, तो बट सारे सीनियर सिटीजन एलिजिबल नहीं है इसमें, ठीक है। तो कौन कौन हो गए? वुमेन एंड चिल्ड्रन, SC ST, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर, डिसेबल्ड पर्सन्स इन कस्टडी, विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, जिनका एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, मतलब 1 लाख को एक्सीड नहीं करता है, ट्रांसजेंडर के लिए 2 लाख है, एंड कुछ कैटेगरी ऑफ सीनियर सिटीजन्स को फ्री लीगल सर्विसेज मिलता है। ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 39 हमने देख लिया, 39A देख लिया, 36 में स्टेट का डेफिनेशन, 37 में नॉन जस्टिसेबल नेचर ऑफ डीपीएसपी, 38 में स्टेट टू पॉलिसी टू सिक्योर सोशल ऑर्डर एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटीज, 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर, 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, 40 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, ठीक है। 40 है विलेज पंचायत, 41 है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। अभी वर्क होगा तो वर्क में ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क भी होना चाहिए, तो 42 है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। तो 40 हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, 41 में राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस। वर्क होगा तो कंडीशंस ऑफ वर्किंग भी अच्छा होना चाहिए, तो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क। कंडीशंस ऑफ वर्क अच्छा है तो लिविंग वेज भी होना चाहिए, तो लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर द वर्कर्स, तो लिविंग वेज एडिक्वेट हो वर्कर्स के लिए, ये है आर्टिकल 43। इसके बाद सिर्फ लिविंग वेज से नहीं चलेगा काम, जो मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज हैं उसमें वो भी वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो 43A में है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये भी आया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, ठीक है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू 4 आर्टिकल्स आए थे, 39F जो हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन है, 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर, फिर 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, एंड एक 48A जो कि एनवायरमेंट के रिगार्डिंग है, एनवायरमेंट को सेफगार्ड करना, 48A प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये 4 आर्टिकल्स आए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से आया आर्टिकल 38 का क्लॉज 2, जिसमें था लिखा हुआ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड एंड टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटीज। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटीज, ये वाला पार्ट ये आया 44th अमेंडमेंट एक्ट से। इसके बाद 86th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया चेंजेस इन आर्टिकल 45। तो आर्टिकल 45 क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बिलो 6 ईयर्स, पहले यहां पे लिखा था बिटवीन 6 to 14, 40 इसमें 45 आर्टिकल में लिखा था बिटवीन 6 to 14। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में चेंज किया आया कि ये बिलो 6 ईयर्स उन्होंने कर दिया, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट को बना दिया 6 to 14 ईयर्स वाले को, ठीक है। इसके बाद 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया 43B विच इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, नॉन जस्टिसेबल नेचर ऑफ डीपीएसपी, 38 में पढ़ा स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटीज। फिर 39 में हमने पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड, जिसमें 6 क्लॉजेस थे। फिर 39A में पढ़ा हमने इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर, 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, 41 में राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, 42 में जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्किंग एंड मैटरनिटी रिलीफ, 43 में लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर द वर्कर्स, 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, 43B में प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके बाद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजंस, ध्यान देना सिर्फ सिटीजंस के लिए एप्लीकेबल है आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजंस। इसके बाद आता है आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बिलो 6 ईयर्स, ये हमने देखा जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था, आर्टिकल 45। फिर 46, तो 45 में चाइल्ड के बारे में लिखा है, 46 में प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शंस। तो 46 में है प्रोटेक्शन प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शंस, ये है आर्टिकल 46 में। आर्टिकल 47 में है ड्यूटी ऑफ स्टेट रिगार्डिंग न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के रिगार्डिंग ड्यूटी ऑफ स्टेट, ये है आर्टिकल 47 में। 48 में है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री और मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस, ये है 48 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री और मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस। बट इसमें ध्यान देना एक और चीज है, ये मैं बताऊंगा अभी। आर्टिकल 48 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री और मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस, और साथ ही साथ आर्टिकल 48 में
प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज एंड इम्प्रूव देयर ब्रीड। तो काउज का प्रोहिबिशन भी इसी में है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के साथ में ही एंड एनिमल हस्बेंड्री के साथ में, ऑब्वियसली एनिमल है तो एनिमल में काउज भी आ जाएगा। तो स्लॉटर ऑफ काउज को प्रिवेंट करना है, ये भी आर्टिकल 48 में ही है। तो जैसे 47 में है ड्यूटी ऑफ स्टेट रिगार्डिंग न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से याद आता है कि कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा रहेगा, न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा लोगों का, जब आप इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स को प्रिवेंट करोगे। तो आर्टिकल 47 में इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स के रिगार्डिंग भी है, प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। ठीक है, उसी तरीके से आर्टिकल 43 में जैसे है लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स, तो इसमें एक और पार्ट है, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। क्योंकि लिविंग वेज कैसे आएगा, तो लिविंग वेज के लिए आपको कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना होगा। तो ये गांधीयन फिलॉसफी था, सेकंड वाला पार्ट कॉटेज वाला। ठीक है, इसके बाद ये हमने पढ़ लिया आर्टिकल 48 तक। 48A में है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है 48A में, जो क्या आया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। जहां तक हमने देखा 42nd से क्या क्या आया था, 39F, 39A, 43A एंड 48A। 44 से आया था 38 का क्लॉज 2, 86 से चेंजेस आए थे 45 में, एंड 97 से 43B आया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 49, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिक इंटरेस्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिक इंटरेस्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस प्रोटेक्ट होता है आर्टिकल 49 से। फिर आर्टिकल 50 है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को हम सेपरेट करते हैं आर्टिकल 50 में। एंड 51 है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सेटलमेंट्स, इंटरनेशनल पीस एंड सेटलमेंट के रिगार्डिंग आर्टिकल 51। तो ये था हमारा डीपीएसपी। अभी इसमें देखो कुछ डीपीएसपी वैसे हैं जो कि सोशलिस्ट नेचर के हैं, कुछ गांधीयन नेचर के हैं, कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल हैं। अभी सोशलिस्ट नेचर के कौन कौन से हैं, आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47, ये हैं सोशलिस्ट नेचर के। गांधीयन नेचर के कौन से हैं, आर्टिकल 40, 43 में जो कॉटेज इंडस्ट्री वाला है वो, 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑब्वियसली गांधी जी का है, 46 में SC/ST के इंटरेस्ट को, अदर वीकर सेक्शंस को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, ऑब्वियसली गांधी जी का है। 47 में जो सेकंड पार्ट है इसका, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स की कंजम्पशन को रोकना, ये गांधी जी का है। एंड 48 में जो इसका सेकंड पार्ट है, स्लॉटर ऑफ काउस को प्रोहिबिट करना, ये गांधी जी का है। तो ये गांधीयन एस्पेक्ट है। ठीक है, एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल कौन से हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल अब नाम से समझ में आ जाएगा, जैसे इंटरनेशनल पीस एंड सेटलमेंट 51 वाला, तो ये नाम से पता चला लिबरल इंटेलेक्चुअल है, सोशलिस्ट नेचर का नहीं है, गांधीयन नहीं है। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना, लिबरल इंटेलेक्चुअल है। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट, लिबरल इंटेलेक्चुअल है। एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ 48A, लिबरल इंटेलेक्चुअल है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री और मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस, तो साइंटिफिक लाइंस ऑब्वियसली लिबरल इंटेलेक्चुअल हो गया। फिर 47 आप देखोगे लिबरल इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे है। तो इसमें एक एस्पेक्ट इसमें जो क्लॉज 2 है इसका वो गांधीयन है, एंड क्लॉज 1 जो है इसका वो सोशलिस्ट है, न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाला। फिर इसके बाद देखो जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बिलो 6 ईयर्स है, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल है, एजुकेशन के रिगार्डिंग है, तो लिबरल इंटेलेक्चुअल। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी लिबरल इंटेलेक्चुअल है। तो मतलब इंटेलेक्चुअल बातें हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, और बाकी जो बच गए तो वो सोशलिस्ट हैं। तो लिबरल इंटेलेक्चुअल आइडेंटिफाई करना इजी है, गांधीयन आइडेंटिफाई करना इजी है, जो बाकी बच जाएंगे वो सारे सोशलिस्ट नेचर के हैं। तो गांधीयन कौन से हैं, 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48। तो ये हमने कर लिया। तो ये सारे हमारे आर्टिकल्स भी हो गए, अमेंडमेंट्स भी सारे कवर्ड हो गए, एंड इसी के साथ डीपीएसपी का एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट खत्म होता है अब। थैंक यू।